ओके एवरीवन, हमने स्टार्ट करा था कुछ। ओके हमने एलिमेंट्स पढ़े थे कुछ पहले ब्रांडिंग के। क्या थे वो एलिमेंट्स? कैन एनीबडी टेल मी? ब्रांड आइडेंटिटी, ओके ब्रांड वॉइस, ओके ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? ब्रांड भरोसा। ब्रांड प्रॉमिस का मतलब है कि उस ब्रांड पे विश्वास कितना है लोगों का। और वो विश्वास कैसे बनेगा? क्वालिटी से बनेगा, क्वालिटी से। क्वालिटी एंड सर्विसेज। बस? तो बताओ। अच्छा, ब्रांड पोजीशनिंग क्या है जो हमने पढ़ा था? ये भी एक एलिमेंट पढ़ा था, क्या है वो? ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी अदर ब्रांड्स उनमें एक पर्टिकुलर ब्रांड वो क्या उसका औहदा रखता है और क्यों औहदा रखता है और वो औहदा रखता है तो कस्टमर्स के माइंडसेट पर वो क्या अफेक्ट करता है। पोजीशनिंग का मतलब यहाँ पर होता है वो किस तरह से अलग है, पोजीशन बना रखी है उसने मार्केट में, हाउ अ ब्रांड इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द अदर ब्रांड्स और इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ठीक है, औहदा क्या रख रहा है वो नहीं, वो ब्रांड बन गया है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ औहदा होगा, है ना। हम बात कर रहे हैं कि उसने कैसे अपने आप को दूसरों से अलग बनाया है। ठीक है, उसका मतलब होता है ब्रांड पोजिशनिंग। ओके, फिर इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे ब्रांडिंग के। पहला हमने देखा था डिफरेंशिएशन एंड कंपटीशन एज, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब भी वही है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे दिख रहे हैं मार्केट में। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेम प्रोडक्ट लाइन है हमारे मार्केट में, बट हमने उसमें ऐसा क्या नया एलिमेंट डाला है कि वो हम अलग दिखने लग गए उनसे, हम ज़्यादा अच्छे बन गए हैं उनसे, ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। टेस्ला का एग्जांपल लिया था हमने, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया, व्हीकल्स बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, बट इंडिविजुअली हर एक जो व्हीकल प्रोड्यूस करती है या मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहती है उनके फीचर्स में। लैपटॉप सभी के पास होता है, काम वही कर रहा है, बट सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, सबका प्रोसेसर अलग होता है, सबकी जनरेशन अलग होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, यूनिक करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, अलग बनाती है दूसरे प्रोडक्ट से जो मार्केट में ऑलरेडी है। ये था डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है अपना इम्पोर्टेंस, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस पहले लिख देते हैं। आज अष्टमी के चक्कर में बच्चे नहीं आए हैं कि गरबों के चक्कर में? यार मेरे ऊपर भी लागू तो होता है ये सब, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी पूजा पाठ करके आती हूँ, मैं भी खेलती हूँ घर में, बट स्टिल 3 बजे सोती हूँ मैं भी। और देखो पहुंच गए यहाँ पर, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ओके, ये हमारा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास और विश्वसनीयता बनाना। ठीक है, अब ये कैसे विश्वास और विश्वसनीयता बनेगी, कैसे किसी का ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, जब आप उसको वो सारी चीजें डिलीवर करोगे जो उसकी रिक्वायर्ड है, इजंट इट। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ला का ही, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है ना, तो उसने एक अल्टरनेटिव वे निकाला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसा रिसोर्स है कि हम उसको सन से भी जनरेट कर सकते हैं, विंड से भी जनरेट कर सकते हैं, विंड मिल्स के थ्रू, है ना। तो उसने वो चीज जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी और लोगों की डिमांड बन सकती है, उसको डिटरमाइन करके, एनालाइज करके नया प्रोडक्ट उजागर किया। तब जाके अब लोगों को ये ट्रस्ट बनेगा कि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे ही नए प्रोडक्ट्स और नए फीचर्स लेकर आ रहा है, तो जाके उसने नया प्रोडक्ट अपने मार्केट में लेकर आया। ठीक है, customers are more likely to trust brand and feels professional, consistent and reliable। ब्रांड की क्रेडिबिलिटी जो रहती है, वो मतलब विश्वसनीयता जो बनाए रखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो कब बनता है, वो टाइम से बनता है, टाइम के अनुसार बनता है। एक बार में ही कोई आके नहीं बना लेगा विश्वास। अगर मैं भी आपके पास आई हूँ, पहले दिन से ही आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, है ना।
अगर कोई और भी आपकी फ्रेंडशिप बन रही है किसी के साथ, पहले दिन से ही आप पूरे ओपन अप नहीं हो जाओगे उसके साथ, है ना, कि हम पूरा ऊपर से नीचे तक जो भी बातें हुई है लाइफ में सारी चीजें उसको बता दें। नो, हम टाइम लेते हैं। वैसे ही विश्वसनीयता को बनाने के लिए भी एक टाइम जरूर लगता है। ओके, इसमें क्या होता है, कस्टमर्स जो रहते हैं वो ट्रस्टवर्दी बिजनेसेस पे ही अपना पैसा या फिर अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज लेना पसंद करेंगे, जिनका ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन हुई है। जैसे ट्रस्टवर्दी कैसे, अगर हम बात करते हैं हम लोगों की, हम क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, है ना, तो क्रेडिट कार्ड्स में एक लिमिट रहती है सबकी, इजंट इट? तो लिमिट कौन देता है? बैंक्स दे देते हैं। अब बैंक्स उन कस्टमर्स को लिमिट एक्सटेंड खुद कर देता है जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी रहती है, विश्वसनीयता अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि जब जब उन्होंने कोई क्रेडिट पे परचेसेस किए हैं तब तब टाइमली उन्होंने रिपेमेंट किया है उसका, है ना, उसका स्कोर सही से बना हुआ है। ऐसा कभी नहीं आया होगा दिन कि उसने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो तब जाके बैंक का उसके ऊपर विश्वास बना। तो वैसे ही जब जब एक कस्टमर को रिक्वायरमेंट सही होगी सर्विसेज की, अच्छी सर्विसेज की या फिर अच्छे प्रोडक्ट की, तब जाके ये अलग अलग कंपनीज रहती हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तब जाके हमारा ट्रस्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बोला था फास्ट ट्रैक का एक एग्जांपल, कि मैं अपनी डायल खराब हो गया तो मैं गई फास्ट ट्रैक के शोरूम पे और बोला कि भाई इसको सही कर दो, उसने बोल दिया 4 दिन लगेंगे। लगता है एक दिन भी नहीं लगता मुश्किल से। अब क्या होगा इससे, मैंने जो उसके ऊपर एक ट्रस्ट रखा था कि ये क्विक सर्विसेज देगा मुझे, वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या, मेरी जो कंसिस्टेंसी है उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने की, कि मैं अपने घर में हर किसी को अगर वॉच भी दे रही हूँ गिफ्ट में तो मैं उसको फास्ट ट्रैक की दे रही थी, बट अब मैं क्या बोलूंगी, नहीं उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आई वोंट परचेज दैट प्रोडक्ट। मेरा जो ट्रस्ट था वो टूटने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। और ट्रस्ट बना भी जरूर था मेरा, धीरे धीरे ही बना था, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अच्छे दे रहा था। ये खराब अभी तक नहीं हुई है, मैं आई एम यूजिंग इट सिंस लास्ट 2 years, एक बार भी इसका कुछ भी नहीं हुआ, हे भगवान, टच वुड कुछ नहीं हुआ, है ना। तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड। बट अगर यही ब्रांड मुझे धोखा दे रहा है बीच रास्ते पर, मेरे अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मेरा ट्रस्ट टूटेगा जरूर, और वो ब्रांड ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेगा, उसकी क्रेडिबलनेस नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे लोन के टाइम पे अगर इंसान पेमेंट नहीं करता है टाइम पे, तब भी उसका जो रहता है, क्या होता है, पैसा अगर नहीं पेमेंट किया गया है तो एक कस्टमर का जो विश्वास बनाया हुआ था एक बैंक ने, तो वो बैंक जो रहता है वो उसको फिर आगे चल के ओवरड्राफ्ट या फिर लिमिट क्रेडिट्स की जो होती है वो एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने एयरबीएनबी का। इट स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ रेंटिंग समवन्स हाउस फॉर अ शॉर्ट डे। मैं डायरेक्ट ऐसे ही उठा लाती हूँ। तो एक एयरबीएनबी का नाम सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना? ये एक कंपनी है, ये क्या करती है, सर्विसेज देती है। इसने ट्रस्ट वर्दी, इसका ट्रस्ट वाला बता रही हूँ एग्जाम्पल। इसने क्या करा है कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, हमें कभी कभी होटल्स नहीं मिलते हैं, जैसे उज्जैन भी बहुत बड़ा पिलग्रिमेज हो गया है, तो वहां पर भी क्या होता है कि होटल्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये लोगों के घरों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेंट पर दे देती है, जैसे गेस्ट हाउस हो जाते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं हिंदी ऐसे, तो वो चीजें प्रोवाइड करता है। अब इस पे लोगों को ट्रस्ट कैसे हुआ है, इन्होंने सबसे पहले मतलब उनने प्रॉब्लम देख ली कि जहां पर ज्यादा होटल्स हैं तब भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं रूम, तो वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, तो दे विल गो फॉर दिस ऐप एंड वो उस पे जाएंगे, और वो उनको बस छोटे टाइम पीरियड के लिए, 1-2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भी चाहिए होता है ना, तो वो उसमें ऑलरेडी लिस्ट आ जाती है कि आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है अलग अलग ऑप्शंस की। फिर आप उस पर जाके अपना किराया दें और उसको ओन करें। घर एकदम घर जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप होटल में हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रस्ट बिल्डअप करा इस पर्टिकुलर ब्रांड ने उसके कस्टमर्स में, कि इफ यू आर नॉट गेटिंग अ रूफ टू स्टे समवेयर, वी आर देयर फॉर यू, वी विल प्रोवाइड यू द थिंग, ऐसा, ठीक है। स्टेशन पे नहीं सोना पड़ेगा, वेटिंग रूम पे नहीं सोना पड़ेगा। जैसे लड़के सो जाते हैं, लौंडे लपाटे तो सो ही जाते हैं कि बोले कि 2 घंटे के लिए क्या जाए,
यही वेटिंग रूम में जाते हैं आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ये ग्लोबल ब्रांड हो गया है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू वन कंट्री और अ प्लेस, इट्स अ ग्लोबल ब्रांड। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम नया जो इम्पोर्टेंस है, ये समझ में आया आप लोगों को? इसको लिखूं, विश्वसनीय और विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ाना, लिख दूं हिंदी में? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन विथ कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर से इमोशनली अटैच्ड नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो है वो एक्सेल नहीं करेगा मार्केट में। कुछ ऐसे ब्रांड्स जो होते हैं वो ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं कि लोगों को इमोशंस बाहर आए और वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए उससे। तो इससे क्या बढ़ेगा उनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। उससे क्या बढ़ेगी? उनकी ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी कौन देगा यहाँ पर? कस्टमर देगा। किसके प्रति? ब्रांड के प्रति, है ना। अब ये कैसे होगा? कैसे इमोशंस उजागर करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं नाइकी का। नाइकी ने जस्ट डू इट बोला। उसने बोला जस्ट डू इट। क्या जस्ट डू इट? उसने हमेशा ये कहना चाहा कि आप अपनी लिमिट्स को पुश करिए, आप अपने जो डर है उसको ओवरकम कर लीजिए। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर को ओवरकम करो, ऐसे छलांग लगा दो माउंटेन से, ऐसा कहना है उनका, है ना। बट हम क्या इमोशनली उससे कनेक्ट कैसे हुए हैं कि नाइकी हम पहनते हैं तो हमें लगता है कि वी फील लाइक हम अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन गए हैं अगर स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हैं उसके, ठीक है। माउंटेन ड्यू पिया तो एक एनर्जी अलग ही आ जाती है क्योंकि उसने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया है हमारे अंदर कि इसको पीने से हम हमारे डर को भूल जाते हैं, है ना। तो वो क्या, ब्रांड ने एक इमोशनल कनेक्शन जो है अपने कस्टमर से सेट कर लिया है। तो कल को कभी भी उसको लगेगा कस्टमर को कि यार मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है और आई वांट टू ड्रिंक समथिंग विच विल रिड्यूस माई नर्वसनेस, तो तब क्या वो माउंटेन ड्यू ले लेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कोका कोला या माजा लेने जाऊं, है ना। तो ये क्या है? ब्रांड लॉयल्टी बिल्डअप होती है। वो जब इमोशनल कनेक्शन सेटअप होता है कस्टमर्स के बीच में तब जाके ही ब्रांड लॉयल्टी बनती है। इन्होंने वही नाइकी का ही एग्जांपल दिया है। Nike has fostered a loyal customer base that associate the brand with empowerment and success। वही बात है, उन्होंने ये बोला है कि just do it। उन्होंने बोल दिया आप अपने काम करो, अपनी लिमिट्स पुश करो, तो उन्होंने एक कस्टमर को ये बोल दिया। अब कस्टमर अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, गेम्स खेल रहा है, उसने शूज पहन लिए उसके स्पोर्ट्स शूज, तो उसको लग रहा है कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, मैं नेमार बन गया हूँ, मैं मेसी बन गया हूँ। ऐसा नेमार मेसी सबको पता है ना। तो नेमार कौन है? नेमार लड़कों को तो पता है, लड़के बहुत एक्टिव रहते हैं। और मुझे पता है कैसे, क्यों पता रहता है, बताओ। संगति का असर, क्या करें। WWE भी इसीलिए पता है क्योंकि वो सारे अपने ऊपर हुए हैं बचपन में। सारी लड़कियों को भाई ही अब करते हैं ऐसे। नेमार फुटबॉलर है, मारता है। रोनाल्डो, मेसी, नेमार, दे आर गोट। एम्बापे, दे आर गोट। सुआरेज, हाँ बस समझ गए। ठीक है, ये लोग क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स है। अब ये लोग जब शूज पहनते हैं तो
मतलब हम अपने आप को उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी, अगर हमारा स्पोर्ट्स शूज है ना, विराट कोहली MRF का करता है, राइट, रोहित शर्मा सीएट एग्जैक्टली तो ये सब लोग क्या ऐसे जानबूझकर ऐसे एथलीट्स को लेकर आते हैं, जाने की जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं उन लोगों से, तो वो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें, लोग उनके कस्टमर बेस जो है वो बढ़ जाए, है ना। अब क्या हमें क्या लगता है कि अगर विराट कोहली ने एडिडास के शूज पहन रखे हैं तो हम भी पहनेंगे तो हम भी विराट कोहली जैसे लगेंगे। उन्होंने क्या एक इमोशनली हमें क्या कर दिया है, एक्टिव कर दिया है उस ब्रांड के प्रति, ठीक है। सो ये टेक्टिक्स जो होती है, स्ट्रेटेजीज जो होती है, ये एक ब्रांड अपनाता है इमोशनल कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए किसी भी कस्टमर से, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज इंक्रीज्ड परसीव्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड परसीव्ड वैल्यू, इसका मतलब होता है अधिक मूल्य की धारणा। यस आई नो, मैं कल घर आई तो मुझे पता चला, आई फील सैड। बहुत बुरी बात है क्योंकि एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट गए हैं हमारे देश के, मतलब जिनको सब लोग मानते हैं, आदर्श मानते हैं। मतलब उनकी पूरी फैमिली ही ऐसी रही है। आप लोग कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ना, बहुत सही है, पढ़िए। ही वॉज ऑल्सो वेरी रिच, और बहुत दानी थे वो भी। इवन रतन टाटा वॉज नॉट हिज ओन सन, वो खुद उनके बेटे नहीं थे, गोद लिए हुए थे। रतन टाटा भी वही लेगेसी फॉलो करते गए। बट मैंने एक जगह पढ़ा था कि रतन टाटा जी ही डिड नॉट मैरी जस्ट बिकॉज ही हैड अ गर्ल, और उन्होंने शादी नहीं करी उनसे, तो ही डिड नॉट मैरिड हिज होल लाइफ। हाँ जी, हाँ हो सकता है, नाम मुझे याद नहीं है, बट आई रेड दिस स्टोरी वे बिफोर, तो ऐसा कुछ था शायद। अब वो तो गए बट हाँ वी लॉस्ट अ जेम, डायमंड। इंक्रीज परसीव्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, अधिक मूल्य की धारणा। मूल्य मतलब क्या, पैसा। अब ये कैसे हुआ, क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्यों आया है, इंपॉर्टेंस क्यों आया है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है, क्या होता है, ये प्रीमियम आपके लिए है, बोला जाता है ऐसा। जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वही प्रोडक्ट लाइन है, बट इसमें कुछ हमने नई चीज करी है जो कि लिमिटेड बनाई गई है, वो सिर्फ लिमिटेड लोग ही खरीदेंगे। जैसे रोलेक्स पता है ना, रोलेक्स डायमंड स्टडेड डायल बना देता है, और उस पर गोल्ड भी, प्लैटिनम भी, मतलब एवरी काइंड ऑफ मेटल जो रहता है वो सब यूज कर लेता है ना। प्रीमियम क्वालिटी वॉच नो अदर पर्सन कैन अफोर्ड, सिर्फ लिमिटेड स्टॉक बनाया है, कस्टमाइज्ड बनाया है, एंड ओनली जिसको चाहिए वही परचेस करेगा। जैसे हम रोल्स रॉयस की बात कर लेते हैं या फिर कोई मर्सिडीज की बात कर लेते हैं, ये लोग भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम व्हीकल्स लेकर आ जाते हैं। फैशन में लुइस विटॉन हो गया, या फिर हम पराडा ले लें, या फिर कुछ भी ले लें, तो ये सब क्या है, ये कुछ प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, अलग रहते हैं, अनकॉमन रहते हैं, लेकिन इनकी प्राइस भी अनकॉमन होती है साथ साथ में, ठीक है, पैसा ज्यादा लगता है।
हमें शॉप पे जाते हैं तो वो हमें यही बोल के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि आपके लिए प्रीमियमली मंगवाया है, स्पेशली मंगवाया है। उसका कहने का मतलब वो होता है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं मैडम, आपको खरीद लीजिए, है ना। कल मैं गई एक जगह, तो मैंने आप लोगों को बता ही रही थी मैं उस दिन कि वो लोग आपको बोलते हैं कि अरे अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, ले लो ले लो ले लो, है ना। वो मेरे को कल भी यही होने वाला था मेरे साथ। तो वो एक लड़की जो बोल रही थी, तो आई न्यू उसको, मैं उस लड़की को जानती थी पहले से ही। तो मैं भैया मैं आज ही पढ़ा के आ रही हूँ, तो मेरे को मत बता ये सब है फालतू की चीजें। तो वही वो आपको क्या करते, कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि हम प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है एट अ प्रीमियम प्राइस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऐसा करके। जैसे हम बात करते हैं एप्पल यही सोचता है ना। एप्पल भी कभी कभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकाल देता है अपने, उसके एयरबड्स एयरडॉब्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसका एप्पल वॉच अलग हो जाती है, कभी कभी उसमें कुछ फीचर्स ऐसे लेकर आ जाता है, या उसका खुद का जो मोबाइल है उसमें अलग लेकर आ जाता है। तो ये क्या होता है, एप्पल जो रहता है वो डिस्पाइट मेनी कंपनीज ऑफरिंग सिमिलर और सुपीरियर फीचर्स एट लोअर प्राइसेस, एप्पल्स ब्रांडिंग अराउंड सिंप्लिसिटी, innovation and premium quality allows them to charge for their products। सिंपल सी बात है, एप्पल का नाम ही काफी है। लोग बोलते हैं हमारे पास एप्पल है, तो वो अपने नाम का, ब्रांड का पैसा लेता है। ऐसा सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट्स, सेम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट लाइन। हमारे पास अगर हम बोट लेते हैं, उसकी प्राइस कम रहती है कंपेयर टू एप्पल, है ना। तो डिफरेंशिएट कहाँ हो रहा है, दोनों में डिफरेंशिएशन उसकी प्राइसिंग में हो रही है। और प्राइसिंग वो मनमानी कैसे चार्ज कर रहा है एप्पल, जस्ट बिकॉज उसने अपना एक ब्रांड नाम बना लिया है मार्केट में, है ना। हम बोलते हैं, जैसे मैंने जीन्स की आपको एग्जांपल दिया था उस दिन मैंने जो पहनी थी, मैंने बोला था ये तो 1000 रुपए की जीन्स है, बट यही मैं अगर लेविस की लेती हूँ, है ना, तो वो क्या बोल देगा कि ये 3000 की आएगी या 3500 की आएगी जीन्स। तो उसने किस चीज का पैसा लिया मुझसे, ब्रांड का लिया पैसा। कपड़ा वही है, काम भी वही कर रहा है जो करना चाहिए उसको, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि हर एक ब्रांड अपना ब्रांड जो उसने नाम बनाया है, ओहदा बनाया है मार्केट में, उसका पैसा चार्ज करता है। एप्पल भी वही करता है। सैमसंग और एप्पल को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हाँ आई अग्री, क्वालिटी मिलती है, पर अब क्या एक माइंडसेट, एक लग्जरी वाला स्टेटस किससे आता है, लेकिन एप्पल से आता है। हाँ एस सीरीज, थैंक यू, मैंने वही ले रखा है। एस सीरीज गाइस मेरा फोन। ओके, तो हम बात कर रहे थे वही एप्पल और सैमसंग की, है ना। यहाँ पर क्या अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एप्पल और सैमसंग सेम प्रोडक्ट्स दे रहा है, मोबाइल फोन्स दे रहा है, ठीक है, बट एप्पल के फीचर्स अलग है और सैमसंग के अलग है। पैसा जो लग रहा है वो भी डिफ्रेंशिएटेड है दोनों में। एप्पल जो है वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, ठीक है, तो इसलिए वो पैसा ज्यादा चार्ज कर रहा है। सैमसंग जो है अभी इतना कंपैरेटिवली एप्पल के स्टेटस सिंबल जैसा नहीं है। अगर आप सैमसंग के दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, जैसे आपने उसका वो खरीद लिया जो उन्होंने बोला, और आपका जो लैपटॉप रहता है, बाकी के डिवाइसेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, तो जो मैं अभी यहाँ पर एडिट कर रही हूँ वो मेरे लैपटॉप में भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली एडिट। इवन आई कैन डू, अगर मैं यहाँ से स्वाइप कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट मेरे स्क्रीन पे जाएगा स्वाइप होके। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिफ्रेंशिएट करा उसने अपने आप को मार्केट में, है ना। तो अब वो उसी चीज का पैसा लेगा। वो डिफ्रेंशिएट सैमसंग किस बेसिस पे कर रहा है, इनोवेशन पे, है ना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे दे रहा है पैसा, वो भी अच्छा चार्ज कर रहा है। इट इज नॉट लाइक कि वो हमें सस्ते में दे रहा है ना। ऑल्दो जो 42,000 का मोबाइल था और जो एप्पल का है 1 लाख रुपीज का, 1.25 लाख रुपए का, है ना, क्वालिटी ऑफ कैमरा सिमिलर है। आप लोगों को दिखाऊंगी आफ्टर क्लास, कल जो फोटोज आए हैं वो एप्पल जैसे ही आए हैं अपने, तो इसी से। तो पैसा सिर्फ उसने अपने नाम का लिया है, ओहदा का लिया है।
हर प्रोफेशन में भी यही होता है अगर आप बात करें तो, कि अगर हम मिस्टर अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, ही विल चार्ज मोर एज कंपेयर टू समवन हु इज फ्रॉम लाइक टाइगर श्रॉफ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ही इज ऑल्सो डूइंग दी एक्टिंग, ही इज ऑल्सो डूइंग एन एक्टिंग, ठीक है। बट अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, नाम है, नाम में ही भारीपन है। टाइगर श्रॉफ, नाम मैंने ऐसे ही बोल दिया, इजंट इट। वहीं अगर उनके पिता का बोलूं नाम, जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ इज अगेन अ ब्रांड, है ना। उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपना जो एक एम्पायर है वो बिल्डअप किया है, इसलिए वो चार्ज ज्यादा करेंगे। सेम ऐसी ब्रांड्स के साथ भी होता है, ओके। फिर आते हैं हम, अरे जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे स्टारबक्स, स्टारबक्स से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कॉफी और कैफे कॉफी डे, ये सीसीडी होता है ना, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। कॉफी दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टारबक्स ज्यादा पैसा लेता है, 500 रुपए की एक कॉफी, है ना। क्या करा उसने, बस आप जाके अपने कप पे नाम लिखवा देंगे, ऐसा होता है, करवाते हैं लोग। या फिर क्वालिटी ऑफ कॉफी जो रहती है वो डिफर करती है, ठीक है। बट स्टारबक्स एक ब्रांड बन चुका है, वो पैसा अपने नाम का ले रहा है ना, उसकी सर्विसेज का ले रहा है। वेरएज सीसीडी जो है कंपैरेटिवली उससे कम लेगा, वो भी ब्रांड है बट इतना वैसा ब्रांड नहीं है। सीसीडी का भी एक कुछ केस हुआ था, याद है यार, तब तो मैं भी ये सब नहीं पढ़ती थी, तुम्हें याद होना चाहिए ये तो। कोई ना, पढ़ के आना, मैं ही थोड़ी ना सब बताऊंगी तुम्हें। जनरल नॉलेज इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बट आई still like to keep myself updated. ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ब्रांड लॉयल्टी एंड एडवोकेसी, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड निष्ठा या प्रचार। एक मजबूत ब्रांड जो होता है वो अपने वफादार ग्राहकों का निर्माण करता है। वफादार ग्राहक मतलब लॉयल कस्टमर्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एयरटेल का, मैं एयरटेल की एक लॉयल कस्टमर थी। उसने कितने भी टैरिफ बढ़ा दिए, उसने कितनी भी हरकतें कर दी कि हम एयरटेल वॉलेट लेकर आ रहे हैं या फिर स्ट्रीम लेकर आ रहे हैं, फाइबर, एयरटेल फाइबर, जो भी ये सब चीजें होती है, ये सब लेकर आ रहे हैं, बट दैट डिड नॉट अफेक्टेड मी एट ऑल। मैंने उसी को हमेशा से परचेज किया है, उसी की मैं कस्टमर रही हूँ और मैं उसी की ही कस्टमर रहूंगी हमेशा। ये मेरी ब्रांड लॉयल्टी है। स्टारबक्स की बात कर लेते, किसी को सीसीडी की कॉफी पसंद आती है तो किसी को स्टारबक्स की आती है ना। तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं पे जाएगा, उसी पर्टिकुलर ब्रांड पे बार बार जाएगा जहां पर वो सेटिस्फाई होता है, ठीक है। हम जैसे एक शॉप पकड़ लेते हैं कपड़ों के लिए कि ये दीदी अच्छे से दिखाती है, यहाँ पर अच्छा कलेक्शन आता है और ये अच्छा फिट दे देते हैं और पैसा भी सही लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो क्या है, हमें वही पसंद है, तो हम उसके लॉयल कस्टमर बन चुके हैं क्योंकि वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है ना। वहीं अगर मैं दूसरी जॉब पे भी भटक के आ जाऊंगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, है ना। वही चीज हो जाती है कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही चीज है। सही बात है, दिस इज फैक्ट। हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर शॉप से या शॉप के जो कंडक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, और हम उस पर्टिकुलर थिंग के लॉयल कस्टमर, वफादार ग्राहक बन जाते हैं जस्ट बिकॉज हम वहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, ओके। जैसे इन्होंने भी स्टारबक्स का ही एग्जांपल दिया है, कस्टमर्स ऑफन शेयर द स्टारबक एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स इंक्रीजिंग ब्रांड एडवोकेसी। अब ब्रांड एडवोकेसी क्या होती है, हमने लॉयल्टी तो देख लिया कि मैं उसी के प्रति लॉयल हूं, मैं अपने पर्टिकुलर स्टारबक्स की ही कॉफी पीऊंगी, बट अब एडवोकेसी क्या होता है, पक्ष लेना, है ना। पक्ष, यहाँ पर जैसे एडवोकेट्स होते हैं तो वो पक्ष लेते हैं ना सामने वाले का, उसके क्लाइंट्स का। तो वैसे एक कस्टमर अपने जो ब्रांड कंज्यूम कर रहा है, जो उसका कंज्यूमर बन चुका है, वो अपने दोस्तों के सामने या जो पीयर्स होते हैं दूसरे, उनके सामने, या जो जान पहचान के लोग होते हैं,
एक्वेंटेंसेस जो होते हैं उनसे बात करते हैं और बोलते हैं यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बोलते हैं हम स्टारबक्स पे जाते हैं, वहां का एक्सपीरियंस इतना सही है, कितनी भी देर बैठो आप वहां पर, वाईफाई यूज करो मस्त, और आप अपना काम भी करते रहो, एक 500 की कॉफी ले लो और पीते रहो। कॉफी खत्म हो गई, इफ यू डू नॉट वांट टू परचेज कॉफी, आप अपना मग लेके जाओ, रिफिल करवाओ एंड हैव इट, ऐसा रहता है। तो वो अपना एक्सपीरियंस, वो पक्ष रख रहे हैं। अगर सामने वाला मेरा जैसा इंसान आ जाए, क्या है उसमें ऐसा, मैं यूं ही बोल दूं क्या है उसमें, क्यों पीना तुम्हें वहां पर, इससे अच्छा तुम घर पे वो कोल्ड कॉफी बना लो, पी लो। तो घर पे क्या, कहीं और कैफे में चले जाओ, तुम 500 में अगर एक पी रहे हो तो तुम शायद वहां पर 2 या 3 पी लो दूसरे कैफे में 500 में ही, है ना। तो वो अब पक्ष रखेगा, वो उसकी खूबियां बताएगा सामने वाला। तेरे को नहीं पता, जो बीन्स यूज करते हैं कॉफी की, कॉफी बीन्स जो यूज करते हैं वो रोस्टेड रहती है, सामने निकलती है हमारे, और उसको सामने मिक्स करते हैं और कॉफी बनाते हैं, फिर देते हैं। उसमें कितनी अच्छी कैपेचिनो में डिजाइन करके देते हैं, वह कोल्ड कॉफी में देंगे क्या, यूं बोलेंगे। ये क्या है, पक्ष रखा उसने, अपने ब्रांड को बताया मेरे को कि वो किस तरह से अलग है दूसरों से, किस तरह से अच्छा है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांड लॉयल्टी और एडवोकेसी है। कस्टमर एडवोकेसी कब करता है, पक्ष कब रखता है, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और ब्रांड लॉयल्टी कब बनती है, टाइम के थ्रू बनती है। बट जब वो अपने पर्टिकुलर ब्रांड का कंज्यूमर बनता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है उससे, तो ब्रांड लॉयल्टी आती है। जब सेटिस्फेक्शन होगा तो ही ब्रांड लॉयल्टी होगी, और जब एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ही वो एडवोकेसी कर पाएगा, है ना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग बोल दोगे कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही हो, दिस इज 11/11 ऑस्पिशियस टाइम, 11/11 हो रही है, हो गई 12। तो जैसे मैम है ना, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों का मेरे साथ अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो तुम्हारे पास अगर कल को कोई दूसरा टीचर इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आता है तो आप क्या कंपेयर करना शुरू करोगे, है ना। और पहले मुझे इमेजिन करोगे, देन जो सामने वाला अभी करंट में जो आया है उसको देखोगे कि वो कैसा पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। देन आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अगर आपसे सर फीडबैक लेते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बोलोगे कि शी वॉज डिफरेंट एंड दिस पर्सन इज डिफरेंट, ऐसा करके। ये इसलिए अच्छी थी, वो इसलिए अच्छा है, ये भी बोल सकते हो। ये इसलिए बुरी थी, ये इनका समझ में नहीं आता था याली मैडम का, लेकिन ये सर का समझ में आता है हमें। तो ऐसे में क्या, आपने पक्ष रखा, एडवोकेसी। कुछ बच्चे जो होंगे वो मेरा पक्ष लेंगे, कुछ जो होंगे नहीं लेंगे, ये भी हो सकता है ना। तो वही बात आती है कि, और कुछ जो होंगे जो जिनको मैं अगर कभी किसी को पर्सनली जानती होंगी तो वो मेरे प्रति लॉयल रहेंगे। मैं अगर सही भी नहीं पढ़ा रही होंगी, अच्छा भी नहीं पढ़ा रही होंगी, तब भी वो क्या बोलेंगे, नहीं शी इज गुड। क्यों, बिकॉज द पर्सन इज कनेक्टेड टू मी। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आती है। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, कंसिस्टेंसी अक्रॉस चैनल्स। क्यों आज वो मोबाइल नहीं है क्या रिकॉर्ड करने वाला? ओके, चैनलों में स्थिरता। वही बात है कि आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्थिरता बनाए रखें, स्टेबिलिटी बनाए रखें मार्केट में, सेम क्वालिटी दें, तभी आपका कस्टमर आपके पास आएगा, तभी वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यही अगर मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ और मैं आके पहले अच्छा पढ़ा दिया मैंने, फिर बाद में मैंने बोला कि यार तुम लोगों को अब मैं एग्जांपल नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं समझाऊंगी, ना अपन मस्ती करेंगे, ना बातें करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछना है तो सिर्फ क्लास के बाहर आके पूछना मुझसे, ये मैंने बोल दिया। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की। अब
तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा नॉलेज जो है वो अफेक्ट होगा इससे, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस अफेक्ट होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जब जब कोई कस्टमर जो है उसका एक्सपीरियंस अफेक्ट हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्रांड ने जो उससे वादे किए थे, जो उसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देने का बोला था, वो नहीं दे पा रहा है। तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो मार्केट में जो एक समतल तरीके से चलता आ रहा है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और फिर कस्टमर टूट जाएगा उसके लिए। ठीक है। Coca-Cola maintains a consistency branding across TV ads, billboards and stores. वही है, मैसेज एंड स्टेइंग टॉप ऑफ माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। कोको कोला जो है वो सिर्फ टीवी पे ही नहीं आ रहा है, वो बिलबोर्ड्स पे, वो जो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं उस पे भी आता है ना। वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट यूज नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया भी यूज करता है। वो पैम्पलेट्स जो रहते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रेडियो पे भी कोको कोला का आता है। इट्स कोको कोला और कोका कोला। कोका पक्का? चलो फिर ठीक है। तो लेकिन जल्दी जल्दी में कोको कोला ही बुला जाता है। COC है, चॉकलेट्स का हो जाएगा कोको, कोका कोला। हाँ, तो जो कोका कोला है वो टीवी एड्स भी दे रहा है, बिलबोर्ड्स पे भी आ रहा है, और स्टोर्स पे भी रहता है। स्टोर्स पे पैम्पलेट्स जैसे ये तुमने लगाया है, ये भी लगा रहता है, ये हर जगह लगा रहता है, पता नहीं क्यों। नेवर गिव अप विदाउट अ फाइट, मेरी क्लास में भी लगा था, और मैं मेरे बच्चों को बोलती थी सीख लो अगर लगाया है तो। ठीक है। तो बात वही आती है कि जब जब वो बार बार एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है, तभी वो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, वो बार बार कंज्यूमर्स के माइंड में आता रहता है। जहां कोई धूमिल होना शुरू हो गया, जैसे अपन सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, एक कोई बंदा रहता है जो बहुत एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे, रोज कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, वीडियोस डाल रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, व्हाटएवर। ठीक है। अब क्या, अचानक से वो गायब हो गया, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है सोशल मीडिया पे। पहले वो बहुत ज्यादा फेम में था, लोग उसके बारे में डिस्कस करते थे, क्योंकि वो नजरों में आ रहा था बार बार। वो बार बार हमारे दिमाग में आ रहा था। बट अगर वो उसने अपनी एग्जिस्टेंस ही हटा दी, सोशल मीडिया ही हटा दिया, तो वो क्या हम जैसे लोगों के बीच में बार बार माइंड में आएगा क्या? नहीं आएगा। हम उसको डिस्कस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो वो क्या है, उसकी बातें ही नहीं होगी, तो उसको फेम ही नहीं मिलेगा। फेम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका जो उसने रिकॉग्निशन पहले अचीव करा था वो कम हो जाएगा। तो ब्रांड्स जो रहते हैं वो भी मार्केट में कंसिस्टेंसी बढ़ाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी रखने के लिए, बार बार कंज्यूमर के दिमाग में आने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं। जैसे कोका कोला बोलता है कि हम टीवी पे भी ऐड दे रहे हैं, हम बिलबोर्ड्स भी लगा रहे हैं, पैम्पलेट्स भी, स्टोर्स पे भी जा रहे हैं, तो हम कहीं पे भी जाएंगे तो नाम दिख जाएगा, तो वो बार बार याद रहेगा कि कुछ याद नहीं आ रहा है भैया, कोई सी कोल्ड ड्रिंक दे दो। कौन सी देते दीदी? कोका कोला ही दे दो। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में घुस गया है। क्यों नहीं मेरे मुंह में आया कि रेड बुल ले लो? बोल सकती थी। क्यों नहीं आया कि फ्रूटी दे दो, माजा दे दो, है ना। तो ये सब क्या होता है, ब्रांड्स की स्ट्रेटजीज होती है मार्केट में बने हुए रहने की। तो एक एंटरप्रेन्योर भी इसी चीज पे फोकस करता है कि मैं कैसे दिखता रहूं बार बार, मैं कैसे उजागर होता रहूं, यूं। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंस, दैट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स। ब्रांडिंग जो रहती है ये हेल्प करती है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स बाय कन्वेइंग प्रोफेशनलिज्म, कन्वेइंग विजन एंड मार्केट पोटेंशियल। कोई भी ब्रांड जो रहता है उसको पैसों की जरूरत रहती है, और पैसा कौन लेकर आता है? निवेशक लेकर आते हैं, है ना। अब निवेशक जो रहते हैं वो क्यों आपको पैसा देंगे? क्यों देंगे? आप उनको अपना विजन बताओगे, उनको बोलोगे कि हम अगले कुछ सालों में यहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं, अपना प्रोफेशनलिज्म बताओगे। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? पेशेवरता, है ना। आप वो बताओगे कि हम इस पेशे में हैं, हमने अभी तक ये सब अचीव कर रखा है, आगे हमारी ये प्लानिंग है कि फ्यूचर में हम इतने % से आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ करेंगे। ये सब चीजें एक निवेशक को बताई जाती है। ठीक है। इवन लॉस होता है वो भी बताया जाता है
कि हम अभी बर्निंग कर रहे हैं। बर्निंग मतलब हमारी जेब से पैसा खुद जा रहा है। इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है ये सब चीजें, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे, छुपाओगे, तो फिर बहुत गलत होता है, ये एक एथिकली रॉन्ग है, ठीक है। इससे क्या होता है, भागीदारी जो रहती है इन लोगों की, निवेशकों की पार्टिसिपेशन जो रहता है एक पर्टिकुलर कंपनी में, वो बढ़ता है। अगर मैं आप लोगों से कुछ चीजें नहीं कन्वे कर रही हूँ, कुछ चीजें नहीं बता रही हूँ, ठीक है, और बाद में वो चीजें उजागर होती हैं, तो क्या आप वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओगे मुझ में? नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगेन रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप्स में क्या होता है, आप लोगों ने हो कोई दो इंसान साथ में, एक ने कुछ नहीं बताया होगा, वो बाद में तीसरे इंसान से पता चलती है, तो ट्रस्ट ब्रेक होता है ना। एक ने नहीं बताया, दूसरे ने, आई रोल हुआ तो मैंने समझा, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ऐसे ही एक कस्टमर के साथ भी होता है, निवेशक के साथ भी होता है। कंपनीज जब तक सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करती है, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो अगर उसने लॉस डिस्क्लोज नहीं करा और अपने आप को बता दिया कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इन्वेस्टर से पैसा उठाया है, और बाद में उनको पता चलता है कि दिस इज लाइक समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे में निवेशक अगली बार से उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे, और दूसरे जो और लोग उससे सुनेंगे, एक माउथ पब्लिसिटी जो होती है, एक्सपीरियंसेस पे माउथ पब्लिसिटी होती है ना, तो वो चीजें अफेक्ट करेगी उस पर्टिकुलर ब्रांड को और वो आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं और पार्टनर्स रहते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने विजन को बताना है, सब क्लियरली डिस्क्लोज करना रहता है, प्रोफेशनलिज्म को बताना है कि हमारी क्या क्या पेशेवरता है, हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या अचीव कर पाएंगे, और साथ साथ में वो ये भी बताते हैं कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है हमारी ग्रो होने की, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक्स का जो मार्केट होता है, मार्केट इज नॉट लाइक कि सारा मार्केट, कि ऑटोमोबाइल भी आ गया यहाँ पर, व्हीकल भी आ गया, कॉस्मेटिक्स भी आ गया। यहाँ पर सिर्फ अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो कॉस्मेटिक के मार्केट में हमारी कितनी उम्मीदें हैं आगे बढ़ने की, कितना ग्रोथ परसेंटेज है, ये सारी चीजें भी बताना जरूरी होता है, तभी एक निवेशक जो रहता है उसमें पैसा लगाएगा, वरना आप और मेरे जैसे लोग पैसा नहीं लगाएंगे। क्लियर है। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपैक्ट एंड विजन। कल्चरल इंपैक्ट एंड विजन, कभी कभी ब्रांड्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, वो लाइकवाइज जिनका माइंड होता है, लाइकवाइज मतलब एक जैसा जिनकी सोच रहती है, या फिर एक जैसा हम बोल सकते हैं, अपने आदर्शों का समर्थन करने वाले जो रहते हैं, उन समान विचारधारा वाले लोगों से ज्यादा उनकी बनती है। हम दोस्तों की भी ऐसे ही दोस्त बनते हैं, जो एक जैसे रहते हैं वही दोस्त बनते हैं, है ना। या फिर कुछ ऑड वंस जो रहते हैं उनको भी बन जाते हैं, क्योंकि वो हमें क्रिटिसाइज कर देते हैं मुंह पे, तो पहले तो लगता है कि कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, हट, नहीं बनाना दोस्त। बाद में वो दोस्त बन जाता, बहुत अच्छा जिगरी भाई बन जाता अपना, तो एकदम वैसा वाला, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी आती है कि जो एक ब्रांड होता है वो समान विचारधारा वाले लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कौन सी ब्रांड की बात कर ले, पेटागोनिया तो नहीं समझ पाओगे तुम, जैसे पेटा पता सबको? नहीं। जैसे ये मंगलदीप, नहीं, मैं ब्रांड का एग्जांपल देने वाली थी। आप लोगों को कैसे समझो, समान विचारधारा, आरएसएस ही ले लेते हैं, चलो, एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये तो। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू कन्वे माई पर्सपेक्टिव्स, मैं अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार भी नहीं हूँ, पहले ही बोल रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ,
मैं बस आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज डू नॉट फील ऑफेंसिव फॉर दिस, ओके, आप लोगों के लिए है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आरएसएस की क्या विचारधारा है? हिंदुत्व, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। जो लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कट्टर बनते जा रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? समान विचारधारा। ठीक है। वहीं जो लोग सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, है ना, कि हर इंसान बराबर है, हर लोग बराबर है, या दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, वो आरएसएस को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी समान विचारधारा नहीं है। ठीक है। तो जब जब समान विचारधारा होती है तब तब एक लॉयल्टी कनेक्शन जो रहता है, वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो एक कल्चरल इम्पैक्ट लेकर आता है ना। जैसे आरएसएस को अगर मैं सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं मेरी फैमिली में भी वही चीज लेकर आती जाऊंगी, isn't it? मैं उन लोगों को भी बोलूंगी कि नहीं, तुम लोगों को इससे कट्टर रहना है, ऐसा नहीं करना है, देवी को पूजो, भगवान को पूजो, फला फला करो, ये सब चीजें मैं उनको इन्फ्लुएंस करूंगी, है ना। ये कोशिश रहेगी मेरी। और मैं क्या बोलूंगी, उनको विजन बताऊंगी, उनको लॉजिक्स बताऊंगी कि हम क्यों पूजा करते हैं, हम क्यों महिलाएं गहने पहनती हैं, क्यों चांदी का नीचे पहनती हैं और सोने का ऊपर पहनती हैं। ऑलवेज लॉजिक है सबके पीछे, साइंटिफिक रीजन है ना। क्यों 3 दिन रेस्ट करती हैं, सबके पीछे लॉजिक है। ये सब चीजें क्या है, मैं उनको बताऊंगी। ये मेरा कल्चरल इम्पैक्ट और विजन उनको बताया है। क्यों? क्योंकि मेरी विचारधारा सेम हुई है किसी पर्टिकुलर चीज से। ठीक है। ब्रांड की बात करते हैं। अगर कोई ब्रांड है, सपोज कोई साड़ी का ही ब्रांड ले लेते हैं हम, सुधाती, ठीक है। सुधाती एक ब्रांड है, स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है। मैंने अभी मंगाया था पहली बार वहां से। तो वो क्या है, साड़ीज को ज्यादा प्रमोट करता है। उसके पास वेस्टर्न भी है, पर उसने जो वेबसाइट बनाई है वो सबसे पहले साड़ीज दिखाता है, फिर सूट दिखाता है, फिर कॉर्ड सेट दिखाता है, फिर जीन्स टॉप दिखाता है, लिमिटेड स्टॉक जीन्स टॉप का। बट जो सबसे ऊपर उसने दिखाया वो क्या दिखाया, हमारा भारतीय परिधान, दैट इज साड़ी। वो सबसे ज्यादा प्रमोट साड़ी को ही कर रहा है। उसका इंस्टाग्राम पेज पे भी साड़ी ही साड़ी दिखेगी, उसके यहाँ सूट भी दिखेगा, और जो टॉप्स है वो तो ना के बराबर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन परिधान को बढ़ावा दे रहा है। तो अब जो लोग इंडियन परिधान से ज्यादा कनेक्टेड है, जिनको लग रहा है कि हमें वही चीजें लेनी चाहिए और ये अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो उनकी उस ब्रांड की विचारधारा और कस्टमर की विचारधारा सेम हो गई, है ना, सेम हुई। तो अब वो दोनों क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। और एक कस्टमर उसके विजन को कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये था। लेकिन पहले तो वेस्टर्न पहनती थी, वो अमृता रॉय। हाँ, मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि इसने मूवी से कनेक्ट करा है। कल हो ना हो, नहीं मैं हो ना हो, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इन सारी मूवीज में। तो इसमें क्या होता है कि सुष्मिता सेन जो रहती हैं वो पहले भारतीय परिधान पहन के आती हैं कॉलेज में। शी लुक्स डैम गुड इन दैट, शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, गॉर्जियस। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, सब पे उनका इम्पैक्ट अलग रहता है। फिर जब अमृता राव रहती है, वो बबली कपड़े से वैसे जो भी उसको वो पहनती है जिसमें कंफर्टेबल, बट किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो क्या होती है, सुष्मिता सेन से फिर पहले इन्फ्लुएंस होती है। वो उनके पास जाती है, उनकी विचारधारा लेती है कि हाउ शुड आई डू समथिंग कि मैं सामने वाले को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकूं। उन्होंने इंडियन परिधान का सजेशन दिया कि भाई ये पहन, लड़की जैसे रह, थोड़ा सा सुंदर बन जा, ये उनका कहना था। तो वो वैसी ही हुई, उन्होंने इन्फ्लुएंस करा। जब विचारधारा सेम हुई दोनों की, ठीक है, तो वो आगे लेके जा सके उस पर्टिकुलर चीज को। और वो बंदा, यू नो द हिस्ट्री, द रेस्ट इज हिस्ट्री, तो मैं पता ही है फिर क्या होता है मूवी में। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है कि जब जब सेम विचारधारा, लाइक माइंडेड पीपल
काम करते हैं या फिर एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं, तो हमारा जो एक इम्पैक्ट रहता है संस्कृति के प्रति वो आगे बढ़ता है, हमारा विजन जो है वो स्टैब्लिश होता है। ओके, इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंस है, कितने इम्पोर्टेंस, अरे हो गए 8। क्लियर है ये सब? अभी भी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। मैं आपको पेटा बोलने वाली थी, पेटा मैं आपको बता देती हूँ, वो एक ऐसी संस्था है, नहीं चलो पेटा रहने दो आप। हमारे 118 करके विराट कोहली का जो ब्रांड है ना, तो उससे क्या वो वीगन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी विचारधारा है कि वीगन बन जाए लोग, जो लोग ऑलरेडी वीगन हैं तो वो सेम नेचर के हो गए, सेम माइंड के हो गए, सेम ओपिनियन के हो गए, वो उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। वही चीज ऐसे ब्रांड्स बनते हैं। अब ब्रांड ऑलरेडी क्योंकि एक बहुत बड़ा एथलीट जुड़ा हुआ है उससे, एक नाम जुड़ चुका है, तो वो ऑलरेडी एक ब्रांड बन गया है आने से पहले, मार्केट में उतरने से पहले। बट ऐसे कुछ जो छोटे छोटे ब्रांड होते हैं, जब वो सेम ऐसे ही दुखती रग पे हाथ रखते हैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका एक अलग ही सेगमेंट बच जाता है और कस्टमर का, तो वो सीधा सीधा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं एक इम्पैक्टफुल तरीके से। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? पक्का? अब कुछ तरीके के ब्रांड्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, वो हम देखेंगे। फाइन। ये सेलिब्रेशन, कौन सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ये? कौन सा? फिजिकल। सही बात है, और मैं डिस्ट्रैक्ट हो भी रही हूँ। गाने ही ऐसे बज रहे है ना। चलिए थोड़ा मेडिटेशन करो, पूजा करके आओ तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगा, हैं? ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। चलिए पहला टाइप क्या होगा हमारा इसका? प्रोडक्ट ब्रांड। जी आपको नहीं लगा ना क्या पारा तक क्लास? नहीं आज मैं लेट आई ना, थोड़ा सा मैं लेट थी, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही थी, तो मैं पूरा तो कवर करूंगी वो चीज। ब्रांड, प्रोडक्ट ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट ब्रांड फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, promoting its uniqueness, features, benefits and emotional value to differentiate it from competitors। ठीक है, समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने बताइए। मतलब एक प्रोडक्ट को लेके वो दूसरे कंपनी से तुलना में अच्छा दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ब्रांड मतलब खुद के प्रोडक्ट का एक ब्रांड बना देना। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को किस चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि उसका जो गुण है, अद्वितीय गुण जिसको बोलते हैं। यस देखो तुम्हें मार्केटिंग पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, अपने आप को अलग दिखा रही है, उसके क्या लाभ हैं वो भी बताना, वो भावनात्मक मूल्य जो होते हैं वो उसको उजागर करता है अपने कस्टमर्स, ग्राहकों के बीच में। ठीक है, ताकि वो अपनी प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखे। समझ में आया? अब क्लियर है? कोका कोला ही है, कोका कोला भी एक ड्रिंक है, साथ साथ में माजा भी ड्रिंक है, पर उसके कुछ फीचर्स अलग है और माजा के अलग है। कोका कोला थोड़ा एसिडिक है, वेरेज माजा जो है वो थोड़ा सा सूदिंग है हमारे गले के लिए, है ना। तो दोनों का कस्टमर बेस अलग है। माजा वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको एसिडिक चीजें पसंद नहीं है, इवन जिनको डॉक्टर ने बोल रखा है कि मत पियो, स्टोन्स जिनको होते हैं उनको मना कर देते हैं पीने से। ठीक है ना? अग्री हुआ है क्या तुम्हें? बस पता है।
अब्राजीलिया बोलते हैं उन सब की। क्या? नहीं पहले बता दो मेरे को भी ऐसे। स्टोन्स जिनको होते हैं, पथरी जिनको होती है, उनको डॉक्टर मना कर देते हैं पीने से कोका कोला, और ये एसिडिक चीज है, ठीक है। उनको बोलते हैं दूसरे ड्रिंक्स प्रेफर कर लो, ज्यादा सही रहेगा। उनको बियर पीने का बोलते हैं जरूर। काश ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे स्टोन हुआ होता तो पी सकता। आई नो, आई नो, आई हैव दैट। हाँ, तो आई नो दिस, लोगों को मना कर दिया जाता है पीने से। बहुत सारी चीजें जो है परहेज करनी पड़ती है। सीड वाले जो खाना होता है वो नहीं खाना रहता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो खाते हैं। एक ही तो जिंदगी है, खाओ। फिर जो बाद में भुगतते वो अलग बात है, तब जो प्राण निकलते हैं वो अलग बात है। तुम डराओ मत मुझे, ठीक है। देवता देवता देवता। हम बात करें प्रोडक्ट ब्रांड की, तो एक कस्टमर बेस जो होता है वो माजा को ज्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि उनको एसिडिक चीजें नहीं कंज्यूम करनी होती है। वेरेज अगर एक कोका कोला होता है, वो भी ड्रिंक है, बट वो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, बट लोग उसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आपकी एसिडिटी या फिर आपके जो मतलब एक उछाल बना रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको सही कर देता है, ठीक है। तो उसने अपने फीचर्स के अनुसार चेंज करा है ना। इसका ये एसिडिक है नेचर में, और वो सूदिंग है नेचर में, ठीक है। वो अफोर्डेबल दोनों है, ऐसा नहीं है। टेस्ट दोनों का अलग अलग है, कलर दोनों का अलग अलग है। ये सब चीजें जब एक दूसरे के लिए अलग होती है, दोनों के अलग अलग लाभ हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है अपने कॉम्पिटिटर्स से। कोका कोला अलग है और माजा अलग है, सॉफ्ट ड्रिंक दोनों है, प्रोडक्ट लाइन एक ही है, बस प्रोडक्ट्स अलग अलग है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। बाकी के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रांड्स कल पढ़ेंगे, ओके।